हेलो बच्चों, क्या हाल। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखे थे जो जेईई एडवांस में ऑलरेडी पूछे गए थे। इसी तरह इस वीडियो में कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो जेईई एडवांस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, सॉल्यूशन देखने के बाद भी कई बार क्लियरिटी नहीं आती कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इन क्वेश्चंस में। तो जैसे एक क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ऑलरेडी सब लोगों ने देख रखा होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन दी है और रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पर है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो हमें इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को एंट्रोपी के टर्म्स में डिस्क्राइब करना है। अब रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज रिएक्शन A से B है, ये कोई रिएक्शन है A से B। अब रिएक्शन अगर A से B है और इक्विलिब्रियम पर है तो हमें पता है कि भाई डेल्टा S टोटल इसका कितना होगा, 0। और डेल्टा S टोटल क्या होता है, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। ठीक है ना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और इक्विलिब्रियम पर ये डेल्टा एस टोटल का वैल्यू क्या है, 0। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें इससे मिल रही है। अब वन बाय वन ऑप्शन चेक करके देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है जो, तो पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। तो हमें पता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ऐसे केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। ये ऑलरेडी हमें नोन है। अब एंट्रोपी से इसको कनेक्ट करना है, तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट। बिकॉज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, ये बोला जा रहा है बिकॉज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव। तो भाई अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो तुम इस तरीके से देखो कि डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस क्यू बाई टी होता है कि नहीं। और डेल्टा एच सराउंडिंग अगर माइनस क्यू बाई टी है तो क्यू तो नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एस सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस सिस्टम को इस केस में कैसा होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव होगा, तभी डेल्टा एस टोटल 0 ये बना पाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है वो गलत स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम का है वो पॉजिटिव है। यहां कैलकुलेट होके आ रहा है कि एंट्रोपी चेंज सिस्टम का कैसा रहेगा, नेगेटिव। सेकेंड स्टेटमेंट भी चेक करते हैं इसी तरीके से। देखो सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। तो हमको पता है कि रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आगे क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। अब इसका क्या मतलब है, अब तुम यहां पे अगर देखो कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा इस केस में, माइनस क्यू बाई टी लिखते हो, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी डेल्टा एच सराउंडिंग की। और डेल्टा एच सराउंडिंग नेगेटिव आ रही तो डेल्टा एच टोटल 0 कब बनेगा, जब डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव हो। तो इस केस में डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव है। अच्छा, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग दोनों का सम अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं दिस इज फेवरेबल, और अगर नेगेटिव आ जाए तो दिस इज अनफेवरेबल फॉर अ रिएक्शन। तो इस केस में डेल्टा एच सिस्टम तो पॉजिटिव है तो ये तो फेवरेबल चेंज दे रहा है, बट डेल्टा एच सराउंडिंग नेगेटिव है जो कि अनफेवरेबल चेंज दे रहा है। अब अच्छा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो डिक्रीज होगा कि नहीं।
टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो माइनस क्यू बाई टी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और माइनस क्यू बाई टी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो यहाँ पे चेक करो, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो लेस नेगेटिव हो गया। डेल्टा सराउंडिंग अगर लेस नेगेटिव हो गया तो मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव है तो दोनों अनफेवरेबल चेंज, लेकिन लेस नेगेटिव होना क्या बता रहा है कि जो अनफेवरेबल चेंज है यहाँ पे वो डिक्रीज हो गया। क्लियर है पॉइंट? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफी अच्छे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना है। अच्छा सी भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। तो बी तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। नाउ सी चेक करते हैं स्टेटमेंट। देखो सी में क्या बोला जा रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। तो ये तो सही है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच सराउंडिंग हमें दिख रहा है माइनस क्यू बाई टी, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये अगर पॉजिटिव आया तो अगर तुम देखो तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी? डिक्रीज। और पॉजिटिव होना डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या बताता है कि दिस इज अ फेवरेबल चेंज। तो फेवरेबल चेंज जो पॉजिटिव था वो वैल्यू क्या हो रही? डिक्रीज। तो वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के तो डिक्रीज होगा, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। क्योंकि एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लेस पॉजिटिव हो रही है, तो इसी को एक स्टेटमेंट बोल रहा है बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो भाई ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। अब लास्ट डी स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। तो भाई ठीक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट। आगे, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव। तो भाई अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो तुम देखो डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमें दिख रहा है कि डेल्टा एच सिस्टम क्या है? पॉजिटिव। जबकि यहां बोल रहे हैं डेल्टा एच सिस्टम क्या है? नेगेटिव। तो ये तो भाई गड़बड़ हो गया मामला। तो इसमें अगर हम देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बी एंड सी दिख रहे हैं और इनकरेक्ट ए एंड डी। तो इस तरीके से पूरे स्टेटमेंट्स हम वन बाय वन चेक करेंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बहुत ही सधे हुए बैलेंस है, ध्यान से पढ़ के इसको करना है। नाउ अब जरा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये 2018 का है और 2018 का ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है और उससे हमें ये चेक करना है कुछ इंफॉर्मेशन के साथ कि भाई डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव या डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह कैसे होंगे। चेक करते हैं भाई। देखो रिएक्शन हमको ए से प्रोडक्ट टाइप दी है। अब ए से प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन दी है तो टेम्परेचर T1 और T2 पर ग्राफ बना रखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो अच्छा ग्राफ में तुम नोटिस करो कि हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें यह दिया जा रहा है T2 ग्रेटर देन T1, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर है वो डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर है वो इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट की डिक्रीज हो रही, रिएक्टेंट की इंक्रीज हो रही, इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। तो हमें दिख रहा है क्लियर कि टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आ रही है।
और रिएक्शन बैकवर्ड आने का मतलब कैसी होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ से हमें ये चीज तो मिल रही कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। और रिएक्शन बैकवर्ड जाने का मतलब है कि रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक नेचर की। तो ये तो पता चल गया भाई। दूसरी चीज नोटिस करो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 से ऊपर है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 से नीचे। इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर हम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो हमें दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट हमें पता है दिस इज माइनस आर टी एल एन के, और के अगर 1 से बड़ा है तो डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा डेल्टा जी नॉट भी नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा डेल्टा एस नॉट और चेक करना है, उसको भी देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है क्लियर कि भाई एक तो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, दूसरा एल एन के की वैल्यू T1 टेम्परेचर पे निकालें और T2 टेम्परेचर पे निकालें तो ये जो रेशियो है एल एन के का दोनों टेम्परेचर पर, ये T2 बाई T1 से बड़ा है। इसका मतलब ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि एल एन के वन, ये सपोज T1 टेम्परेचर पे, अपॉन एल एन के टू, ये T2 टेम्परेचर पर है, दिस इज ग्रेटर देन T2 बाई T1, ये बोला जा रहा है। अच्छा, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन T2 बाई T1 है तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, T1 ln K1 बाई T2 ln K2 दिस इज ग्रेटर देन 1, लिख सकते हैं ऐसे, T1 ln K1 बाई T2 ln K2 दिस इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अगर ऊपर नीचे गैस कांस्टेंट R से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब ये वैल्यू दिख रही है माइनस डेल्टा G1 नॉट की और ये दिख रही है माइनस डेल्टा G2 नॉट की। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा G1 नॉट अपॉन माइनस डेल्टा G2 नॉट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सही है भाई। अच्छा, डेल्टा G नॉट क्या होता है, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो डेल्टा G1 नॉट की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा H1 नॉट, डेल्टा H1 नॉट नहीं होगा बल्कि डेल्टा H नॉट होगा, बिकॉज डेल्टा H नॉट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, देखो डेल्टा G1 नॉट की जगह लिख रहे हैं माइनस वैल्यू डाल रहे हैं माइनस डेल्टा H नॉट प्लस T1 डेल्टा S नॉट, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसी तरह माइनस डेल्टा G2 नॉट का वैल्यू माइनस डेल्टा H नॉट प्लस T2 डेल्टा S नॉट, और ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब यहां से हमको जज करना है अबाउट एंट्रोपी। अच्छा, तुम एक चीज देखो, डेल्टा H नॉट तो है नेगेटिव और डेल्टा H नॉट नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा H नॉट तो हुआ पॉजिटिव। ठीक है, प्लस T1 डेल्टा S नॉट, ये पॉजिटिव वैल्यू प्लस T1 डेल्टा S नॉट अपॉन ये पॉजिटिव वैल्यू प्लस T2 डेल्टा S नॉट, और इसमें भी T2 क्या है, T1 से बड़ा। तो अगर डेल्टा S नॉट नेगेटिव हुआ, डेल्टा S नॉट नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी लेस पॉजिटिव हो जाएगा। बट T2 क्योंकि ग्रेटर देन T1 है, T2 क्योंकि ग्रेटर देन T1 है तो T2 डेल्टा S नॉट ज्यादा नेगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा S नॉट को हम ले रहे हैं नेगेटिव, तो T2 डेल्टा S नॉट ज्यादा नेगेटिव होगा देन T1 डेल्टा S नॉट। इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, ऊपर वाली बड़ी होगी अगर डेल्टा S नॉट नेगेटिव आए। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेल्टा S नॉट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो हमारे पास डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट तीनों मिल गए। जरा चेक करते हैं,
डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव, तो एक तो हमें ए ऑप्शन तो मिल ही रहा है भाई, करेक्ट मैच कर रहा है ना, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव। दूसरा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, ये गलत है। तीसरा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव, ये भी करेक्ट आ रहा है। और चौथा तो दिख ही रहा है गलत है। तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं ए एंड सी। यहाँ तो ये चीज तो निकाल लेते हैं आसानी से, बट यहाँ पे जज नहीं कर पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अगला क्वेश्चन और चेक करते हैं जेईई एडवांस का। ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट ये 2018 का क्वेश्चन है। अब उस समय कई लोग पढ़ के एग्जाम में उतने अच्छे से समझ नहीं पाए थे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा देखने में बड़ा लग ही रहा है। देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि कॉपर की टार्निशिंग हो रही है, जिससे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और इसमें N2 गैस हम पास करते हैं। तो N2 गैस बेसिकली क्या करती है कि ये ऑक्साइड फॉर्मेशन जो कॉपर का हो रहा है इसको रोकता है। N2 गैस क्या करता है? ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोकता है। अब N2 गैस जब पास करते हैं तो N2 गैस के अंदर 1% की वाटर वेपर की इम्प्योरिटी है, और 1% की वाटर वेपर की इम्प्योरिटी है। तो ये वाटर वेपर बेसिकली कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है Cu2O में और H2 गैस बनाता है। तो हमें ये बोला जा रहा है कि कितना मिनिमम प्रेशर हम H2 गैस का मेंटेन करें जिससे ये रिएक्शन आगे ना बढ़ पाए, ऑक्सीडेशन कॉपर का वाटर वेपर के साथ ना हो पाए। ये क्वेश्चन चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें नीचे की इंफॉर्मेशन देखें तो नीचे हमें ये दो रिएक्शंस दी गई हैं, तो इनकी मदद से हम ये रिएक्शन तो बना ही सकते हैं। कैसे बनेगा भाई? तुम्हें दिख रहा है H2 आ रहा है इसमें राइट में, इधर है लेफ्ट में। पहली वाली रिएक्शन में कॉपर है लेफ्ट में, तो अगर फर्स्ट रिएक्शन से सेकेंड सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ये रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन है हमारी 2Cu सॉलिड प्लस H2O गैस और इससे बन रहा है Cu2O सॉलिड प्लस H2 गैस। ठीक है भाई? अच्छा ये बन कैसे रही? फर्स्ट रिएक्शन से सेकेंड सब्सट्रैक्ट की तो हमें ये रिएक्शन मिल रही। तो हम डेल्टा जी नॉट भी लिख सकते हैं इसकी मदद से कि डेल्टा जी नॉट जो रिएक्शन का है वो फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब माइनस 78,000 प्लस 1,78,000, तो ये आ रहा है 1 लाख। ये रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ गया। अब रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ गया तो हमें पता है कि रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं माइनस RT ln KP, माइनस RT ln KP। और KP की वैल्यू रिएक्शन में क्या होगी? R हमको दिया है वैल्यू 8, टेम्परेचर 1250 जिस पर रिएक्शन कराई जा रही है, और ln को अगर लॉग में लिखना है तो हमें दिया ln 10 इज 2.3, तो ये आ जाएगा 2.3 लॉग KP। ठीक है ना? अच्छा ये वैल्यू चेक कर लेते हैं जरा कितनी बन रही है लॉग KP की। तो ये वैल्यू बन रही है 1 लाख डिवाइडेड बाई 1250, this divided by 8 divided by 2.3। ठीक है ना? तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है। अब ये वैल्यू आ रही तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि हमें ये दिया जा रहा है कि टोटल प्रेशर 1 बार है जिस पर N2 गैस ली जा रही है, वो टोटल प्रेशर कितना है? 1 बार। और टोटल प्रेशर अगर 1 बार है तो इस कंडीशन में 1% इम्प्योरिटी वाटर वेपर की है इसके अंदर। ठीक है ना?
तो वाटर वेपर का प्रेशर कितना होगा 0.01 बार, क्योंकि 1 बार तो टोटल प्रेशर है और इसमें वाटर वेपर की इम्प्योरिटी है 1%, तो 1% है तो वाटर वेपर का इतना प्रेशर आ जाएगा। अब वाटर वेपर का इतना प्रेशर है तो हमें पता है कि रिएक्शन का जो Kp है वो कितना है, रिएक्शन का Kp हम लिख सकते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, इसका मतलब 100 इंटू PH2। सो अपने पास Kp की वैल्यू तो आ गई 100 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, जरा इसमें पुट करके देखते हैं, तो ये आ रहा है माइनस सॉरी, तो ये आ जाएगी वैल्यू अपने पास 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1250, ये बन रहा है 10,000, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू ln Kp, तो Kp की वैल्यू 100 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, ये आ गया वैल्यू। तो ये वैल्यू तो बन रहा है इधर -10। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं राइट वाली साइड को ln PH2 प्लस ln 100। अब ln 100 जो होगा ln 10 का स्क्वायर, तो 2 इंटू ln 10, और ln 10 है 2.3, तो 2.3 इंटू 2 ये हो जाएगा 4.6, तो ln PH2 ये आ जाएगा -10 -4.6, तो -14.6। तो ये अपने पास ln PH2 की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? ओके। सो क्वेश्चन में भी हमसे ln PH2 पूछा गया था, तो वैल्यू हम -14.6 लिख सकते हैं इसकी।